Hello dear students, myself Kingshuk sir and I welcome you all to Adviz Learning, Live to Learn. Dear students, हम लोगों का चैप्टर जो चालू था that was electrostatics and in electrostatics अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की है, राइट? अब ना स्टूडेंट्स आज हमको एक नया टॉपिक समझना है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बारे में हमको समझना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सिंबल स्टूडेंट्स फाई होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सिंबल क्या होता है? फाई. सिंबल इज फाई. अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ना एक इमेजिनरी कोई तो प्लेट है, ये एक इमेजिनरी प्लेट है, तो इस इमेजिनरी प्लेट का एरिया इज कैपिटल ए. हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेट है एंड इस इमेजिनरी प्लेट का एरिया इज कैपिटल ए. तो इस इमेजिनरी प्लेट में से स्टूडेंट्स जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इमेजिनरी लाइंस एंड उस इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस एंड इमेजिनरी लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने मान लिया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट किया एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना स्टूडेंट्स एक इमेजिनरी प्लेट हम लोगों ने रख दिया. तो इस इमेजिनरी प्लेट में से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगे, दैट नंबर, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी प्लेट में से पास होगा, दैट नंबर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस जो किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास होगा. हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज नंबर. किस चीज का नंबर स्टूडेंट्स? तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि पास होगा, विच will pass. कहां से? तो थ्रू अ गिवन एरिया. थ्रू अ गिवन एरिया. थ्रू अ गिवन एरिया. आया बात समझ में? एक पर्टिकुलर एरिया में से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होगा, दैट नंबर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो एक गिवन एरिया में से पास हो रहे हैं. अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नंबर है, सो डेफिनेटली नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी. नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, नंबर के पास तो डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस नंबर फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. तो हमारे पास एक एरिया है इमेजिनरी, उस इमेजिनरी एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस इमेजिनरी एरिया में से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगे, दैट नंबर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब हम स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्म्यूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्म्यूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? उसको समझने का कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप समझो कि मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है. तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में आई ड्रॉ एन इमेजिनरी एरिया. ये एक इमेजिनरी एरिया मैंने ड्रॉ किया. तो क्या आप मेरे को बता सकते हो अभी यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? तो आंसर है 3. क्यों आंसर 3 है? क्योंकि ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, तो ये 3 लाइंस हमारे एरिया में से पास हो रहे हैं. तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स? 3. अगर मान लो मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को, E के वैल्यू को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को मैंने अगर इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा. हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टी में सीखा था, है कि नहीं? क्या प्रॉपर्टी में सीखा था? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्राउडेड, इलेक्ट्रिक लाइंस आर डेंस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या रहेगा? क्राउडेड रहेगा, डेंस रहेगा, है कि नहीं? तो अगर डियर स्टूडेंट्स मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, तो इस एरिया में से अभी ज्यादा लाइंस पास होगा, ज्यादा लाइंस पास होगा. कितना लाइंस पास होगा? तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास होगा. पहले कितना लाइंस पास हो रहा था?
3, अभी कितना हो रहा है 6। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा तो इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी डेंस, इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी क्राउडेड, इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी मोर। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, ये पहला चीज हमको समझा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फ्लक्स विल बी लेस। फ्लक्स मतलब नंबर, किस चीज का नंबर? तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच विल पास थ्रू अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने लाइंस पास हो जाएंगे, दैट नंबर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ना स्टूडेंट्स, अगर ये एरिया हमने छोटा कर दिया, अगर ये एरिया हमने छोटा कर दिया, मान लो ये एरिया इतना सही है, इतना सा ही एरिया है, तो इस छोटे एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी लेस ना। अगर हमने एरिया को कर दिया छोटा, इफ द एरिया इज मेड स्मॉल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस छोटे एरिया में से पास होगा दैट नंबर विल बी लेस। तो क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा जो फ्लक्स है दैट फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट, it depends on electric field, second it depends on area। तो अगर एरिया छोटा, if area is made small, तो flux will be less, क्योंकि less number of lines उस एरिया में से पास होगा। एंड अगर एरिया बढ़ जाए, if area is more, तो उसमें से ज्यादा लाइंस पास होगा। तो फ्लक्स स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन एरिया, एंड सेकेंड फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। कैसा है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। एंड आपका एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमारे सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों कैसे क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है ना दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स आपका स्केलर था ना, तो फ्लक्स विल बी ई बार डॉट ए बार। आपको याद है मैंने बोला था फ्लक्स फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फ्लक्स इज अ नंबर। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने लाइंस पास हुआ दैट नंबर वो हमेशा स्केलर है। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है फ्लक्स। ठीक है, अब ना स्टूडेंट्स हम ऐसा बोलेंगे कि अगर फ्लक्स इज ई बार डॉट ए बार, तो इसको अगर मैग्नीट्यूड में सोचा स्टूडेंट्स तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड में क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो हम कहेंगे ई बार डॉट ए बार इज एक्चुअली ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहां पे ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया में से पास हो रहे, ए इज द एरिया एंड उनका डॉट प्रोडक्ट था, तो ई बार डॉट ए बार दैट विल बिकम ई ए कॉस थीटा। ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल राइट। अब ना स्टूडेंट्स हम ऐसा बोलेंगे कि लेट्स थिंक अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इसके यूनिट के बारे में सोचते हैं। तो देखो कैसा है ना, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर E? अगर आपको याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला इज F बाई क्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज F बाई क्यू, तो F यानी फोर्स इसका यूनिट था न्यूटन, एंड Q यानी चार्ज इसका यूनिट था कूलम्ब। सो इट इज न्यूटन पर कूलम्ब। E का यूनिट, E इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब। तो हम बोलेंगे फ्लक्स इज E इंटू A इंटू कॉस थीटा। तो E का यूनिट क्या है? E का यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब ये E हो गया। A मतलब एरिया,
तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर. एंड कॉस थीटा, दैट्स अ नंबर. कॉस थीटा इज अ नंबर, तो उसके पास कोई यूनिट नहीं होगा. सो यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. ये हमारा यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ फ्लक्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग ये सोचते हैं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? सो लेट्स थिंक अबाउट द डायमेंशन. तो डायमेंशन ऑफ फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन. तो अगर स्टूडेंट्स मेरे को फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू एक एक टर्म्स का डायमेंशन. सो डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा स्टूडेंट्स प्योर नंबर है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो वो जाने दो. ई क्या है? तो ई है आपका एफ बाई क्यू. एफ मतलब उसका डायमेंशन क्या है? सो L1 M1 T रेज़ टू माइनस 2. एंड क्यू मतलब उसका डायमेंशन क्या है? तो A इंटू टी. क्यू इज A इंटू टी, है कि नहीं? तो दिस A इंटू टी गोज अप, A इंटू टी गोज अप. तो हमको मिलेगा E का डायमेंशन एज L रेज़ टू 1 M रेज़ टू 1 T रेज़ टू माइनस 3 A रेज़ टू माइनस 1. L रेज़ टू 1 M रेज़ टू 1 T रेज़ टू माइनस 3 A रेज़ टू माइनस 1. ये क्या हो गया? ये हमारे E का डायमेंशन हो गया. E का डायमेंशन हो गया. एंड व्हाट इज A? A is L raised to 2. A is L raised to 2. A. And cos theta has no dimension. Cos theta के पास तो कोई डायमेंशन ही नहीं है. Now this L raised to 2 अंदर चला जाएगा. L raised to 2 will go inside. तो L raised to 3 हो जाएगा. L raised to 2 अंदर जाएगा. L raised to 3. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन बनेगा L raised to 3 M raised to 1 T raised to minus 3 A raised to minus 1. ऐसा. This will become the dimension of electric flux. L raised to 3, M raised to 1, T raised to minus 3, A raised to minus 1. बराबर? Very good. अब ना स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हमको समझ गया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो एक पर्टिकुलर एरिया में से पास होगा. तो इफ वी हैव एन एरिया लाइक दिस, तो जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया को कट करते हुए पास हो जाएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यूज करते हैं आगे. तो ना स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विथ गॉस लॉ. हम स्टार्ट करने वाले विथ गॉस लॉ. तो गॉस लॉ ऐसा कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा फॉर अ क्लोज्ड सरफेस. हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, तो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज ऑलवेज 1 by एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज जो ये सरफेस ने एनक्लोज किया. तो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है. ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस को ऐड करना है एंड उसको 1 by एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना है. मतलब फॉर एग्जांपल आई से दैट यहां पे एक चार्ज है Q1, ऐसे यहां पे एक चार्ज है Q2, ऐसे यहां पे एक चार्ज है Q3. ऐसा हमने 3 चार्ज को कंसीडर किया, Q1, Q2, Q3. तो ये क्लोज्ड सरफेस में से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स? तो हम कहेंगे कि यहां से निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा यानी फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू algebraic sum ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सारे चार्जेस का सम जो एक सरफेस के अंदर कैद है, ट्रैप्ड है, क्लोज्ड है. सो फ्लक्स का वैल्यू विल बी algebraic sum ऑफ ऑल द चार्जेस जो इसके अंदर ट्रैप्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा गॉस लॉ है. एक बार सेंटेंस पढ़ो. द नेट फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू द नेट चार्ज जो ये सरफेस के अंदर होगा, दैट नेट चार्ज, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दैट चार्ज, मल्टीप्लाइंग क्योंकि टाइम्स बोला, यू आर मल्टीप्लाइंग दैट चार्ज विथ 1 upon एप्सिलॉन. सो नेट चार्ज जितना होगा इस सरफेस के अंदर,
दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट तो डिनोमिनेटर में ही होगा, बराबर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मैं बोलेगा जो हमारा फ्लक्स होगा दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि फिलहाल एग्जांपल में 3 ही चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। इस लॉ को स्टूडेंट्स हम गॉस लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। मतलब हमारे पास अगर एक क्लोज्ड सरफेस होगा तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो सारे चार्ज को ऐड करो, उसको डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सारे चार्ज को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से अगर आपने डिवाइड किया देन दैट रेशियो स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इस रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। कैसे है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, हमारे इस क्लोज्ड सरफेस का जो रेडियस होगा, सरफेस का रेडियस, दैट रेडियस इज कैपिटल आर। एंड ये सरफेस के अंदर फिलहाल हमने सोच लिया एक ही चार्ज मौजूद है, ओनली वन चार्ज इज प्रेजेंट विद इन दिस क्लोज सरफेस, दैट इज प्लस क्यू। एक ही चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो अ चार्ज प्लस क्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये जो हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज मौजूद है दैट इज प्लस क्यू का। एंड ये स्फीयर का स्टूडेंट्स जो रेडियस है दैट रेडियस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस, सो कैपिटल आर इज द रेडियस इस स्फीयर का, एंड उसके सेंटर में कितना चार्ज है? प्लस क्यू। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इमर्जिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर। ये स्फीयर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर। अगर आपको ये गॉस लॉ मालूम है तो फाइनल आंसर क्या होगा आप सोचो। फाइनल आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स जो हमसे पूछा है दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो ये स्फीयर के अंदर ट्रैप्ड है। टोटल चार्ज जो ये स्फीयर के अंदर ट्रैप्ड है, तो ये स्फीयर के अंदर ट्रैप्ड चार्ज इज क्यू, एक ही चार्ज है क्यू, एंड वी आर डिवाइडिंग दैट विद एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बट हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं निकालेंगे, गॉस लॉ को यूज नहीं करेंगे, ये तो फाइनल स्टेटमेंट है। हम स्टूडेंट्स फ्लक्स के बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल अचीव हियर, यहां पे हम पहुंचेंगे। तो व्हाट इज द फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला इज ई बार डॉट ए बार, बराबर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इट इज नथिंग बट ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स एंड हम यहां पे पहुंचेंगे। We will use this formula and we will reach here, क्योंकि हमारे इस सरफेस के अंदर एक ही चार्ज है Q। तो ये सरफेस ने जो चार्ज को एनक्लोज किया, ट्रैप किया, दैट चार्ज इज Q डिवाइडेड बाय मीडियम का परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट। सो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स का वैल्यू होगा। बट ये कैसे आएगा ये चीज हमको देखना है। तो ना स्टूडेंट्स हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स है दैट फ्लक्स का फॉर्मूला इज E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ई बार डॉट ए बार, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ना एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर किया, छोटा सा ना। बड़ा एरिया ए है तो ये छोटे एरिया को हम डी ए बोलेंगे। ये छोटा सा एरिया जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया दैट स्मॉल एरिया इज डी ए। डी का मतलब होता है छोटा, डी का मतलब होता है छोटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं कि वी हैव स्मॉल प्रेशर, स्मॉल प्रेशर तो प्रेशर को P लिखते हैं, स्मॉल प्रेशर dP। अगर वी हैव स्मॉल वर्क तो वर्क को W लिखते हैं, स्मॉल वर्क dW। फोर्स को F लिखते हैं, स्मॉल फोर्स dF। उसी प्रकार हमारा जो एरिया था दैट इज A, तो अगर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया तो छोटे से एरिया को हम बोलेंगे D ऑफ A। छोटा सा एरिया, दैट्स छोटा सा एरिया इज D ऑफ A, ठीक है। अब कैसा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है प्लस क्यू का, ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दैट विल बी कैपिटल ई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकलेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल ई। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए आर पैरेलल टू ईच अदर, आपस में पैरेलल है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे इस चार्ज क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस छोटे से डी के साथ पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज E is parallel to DA, theta will be 0 डिग्री।
थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, एंड अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा 1 होगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है ना, ई एंड डी आपस में पैरेलल है। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दीज टू आर पैरेलल, सो थीटा विल बी 0 डिग्री एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, इसको हमने अलग से डिफाइन भी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में। तो अगर हमारे पास एक चार्ज Q है तो ये चार्ज Q से r के दूरी पर, इस चार्ज Q से r के दूरी पर, क्योंकि डिस्टेंस इज r, सो फ्रॉम दिस चार्ज Q एट अ डिस्टेंस ऑफ r के दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दैट इज द चार्ज डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, वी आर नॉट कंसीडरिंग द एंटायर एरिया, हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया d ऑफ a, तो छोटा सा एरिया कंसीडर किया तो ये छोटे से एरिया में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस के नंबर को हम छोटा सा फ्लक्स बोलेंगे, छोटा सा फ्लक्स। बड़ा फ्लक्स क्या था फाई, तो छोटा फ्लक्स क्या होगा डी फाई, तो हम इस छोटे से एरिया में से निकलने वाला जो छोटा सा फ्लक्स होगा उसको बोलेंगे डी फाई। तो डी फाई स्टूडेंट्स विल बी ई इंटू डी ए, आगे क्या था कॉस थीटा, बट कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इज 1, तो अगर कॉस थीटा हमारा 1 है तो हम बोलेंगे छोटा सा जो फ्लक्स होगा डी फाई दैट विल बी इक्वल्स टू ई इंटू छोटा सा एरिया इज डी ए इंटू कॉस थीटा का वो वैल्यू दैट इज 1, सो विल से दैट ई इंटू डी ए इंटू 1। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स इस ई को सब्स्टिट्यूट, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई। तो अगर हमने ई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो उसके पहले हम लोग ना छोटे फ्लक्स से बड़ा फ्लक्स निकालना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। तो छोटे फ्लक्स से बड़ा फ्लक्स निकलना है तो इस ईडीए का इंटीग्रेशन, वी हैव टू इंटीग्रेट ईडीए। तो ना स्टूडेंट्स ई कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर, ई इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना होगा वो सोच लो, तो डीए हम लोगों का इस स्फीयर का छोटा सा एरिया है, अगर इस स्फीयर का छोटा सा एरिया इज डीए तो ये पूरे स्फीयर को अगर हमने इंटीग्रेट किया, तो ये पूरे स्फीयर का जो एरिया होगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया। तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर का जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये पूरे स्फीयर का एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम लोगों ने डीए को सब्स्टिट्यूट किया, सो वी आर गेटिंग 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो ई का वैल्यू है स्टूडेंट्स, इस ई के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हमने ई के वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो शो यू, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये ई है, इस ई के वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट, तो देखो क्या मिलेगा। हम स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि जो हमारा फ्लक्स है फाई दैट विल बी इक्वल्स टू ई के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, स्मॉल क्यू, क्योंकि हमारा चार्ज स्मॉल क्यू तो हम लोग स्मॉल क्यू लिखते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये ई हो गया स्टूडेंट्स। उसके आगे क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, बचेगा जो फ्लक्स है फाई दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे फ्लक्स का वैल्यू है। एंड गॉस लॉ भी वही बोल रहे हैं, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, मतलब देखो दिस लेंथी प्रोसेस गॉस लॉ से तुरंत एक स्टेप में आ जाएगा। अगर ये गॉस लॉ ना हो तो पहले हम लोगों को स्फीयर का छोटा सा एरिया सोचना है, फिर हम लोगों को उस फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला सोचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को याद रखना है, फिर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है एंड देन वी विल गेट द आंसर। लेकिन गॉस लॉ से ये सब चीजें कट जाएगा एंड डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर मिलेगा कि हम बोलेंगे कि दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स, ये फ्लक्स है। तो इतने सारे चीज का शॉर्टकट था गॉस लॉ।
तो यूजिंग गॉस लॉ स्टूडेंट्स डायरेक्टली वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे चार्ज इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट विद इन द स्फीयर एंड एप्सिलॉन नॉट है मीडियम का परमिटिविटी, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन दैट इज द फ्लक्स। बराबर स्टूडेंट्स, आप सोचो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि अगर हमने ये स्फीयर के रेडियस को डबल किया, स्फीयर का रेडियस कितना था, r था, रेडियस ऑफ द स्फीयर वाज r, तो अगर हमने ये स्फीयर के रेडियस को डबल किया, मतलब ऐसा स्फीयर का रेडियस अभी डबल होके रेडियस बढ़ के हो गया 2 टाइम्स r, तो अगर हमने स्फीयर के रेडियस को डबल किया स्टूडेंट्स, तो वापस से ये स्पेस में फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फिर से कैलकुलेट करना है। लेकिन इस बार हम लोग फिर से कैलकुलेट ये लॉन्ग कट मेथड से नहीं करेंगे, वी विल अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि अगर आपने स्फीयर के रेडियस को डबल किया, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे ये स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, स्फीयर के अंदर, ये स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, तो हम बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड अभी भी क्यू है, जितना चार्ज एनक्लोज्ड पहले था जब स्फीयर का रेडियस r था, अभी स्फीयर का रेडियस 2r हो गया, तो वो बड़े स्फीयर के अंदर भी चार्ज एनक्लोज्ड इज स्टिल द सेम, अभी भी हमारे इस बड़े स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड इज सेम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता है कि गॉस थ्योरम के अनुसार फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, तो ये बड़े स्फीयर के अंदर भी चार्ज एनक्लोज्ड इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बड़े स्फीयर के अंदर भी चार्ज एनक्लोज्ड इज स्टिल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अगर आपने रेडियस को बड़ा भी कर दिया, आपने स्फीयर के रेडियस को डबल कर दिया, फिर भी स्टूडेंट्स तुम्हारा जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा, बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन 2 थिंग्स, पहला चार्ज एनक्लोज्ड, स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड, एंड दूसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फ्लक्स का वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो तुम उसको 2 टाइम्स करो, तुम रेडियस को 3 टाइम्स करो, स्फीयर के रेडियस को 5 टाइम्स करो, रेडियस कितनी टाइम्स भी बढ़ाओ, रेडियस स्फीयर का कितना टाइम्स भी तुम इंक्रीज करो, जो फ्लक्स एनक्लोज होगा दैट विल स्टिल रिमेन द सेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट अगर हमने स्फीयर के रेडियस को डबल किया, स्टिल द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स विल बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब रेडियस डबल हो जाएगा स्फीयर बड़ा हो जाएगा, स्फीयर के अंदर का चार्ज तो उतना ही रहेगा, तो स्फीयर के अंदर का जो चार्ज है दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो को हम फ्लक्स बोलते हैं। ये सोचा था गॉस ने, जिसके वजह से हमारा कैलकुलेशंस काफी हद तक स्मॉल हो जाता है। अगर ये गॉस लॉ ना हो तो इतना लेंथी प्रोसेस से हमको फ्लक्स निकालना पड़ता है, बराबर, बट यूजिंग गॉस लॉ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी गुड। अब ना स्टूडेंट्स, अगर सपोज मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, वी हैव अ सिलेंडर एंड इस सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज है, वी हैव अ सिलेंडर एंड इस सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इसमें फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का वैल्यू विल बी ये सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया यानी कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सपोज मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड के अंदर चार्जेस Q, तो अभी बोलो मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज फ्लक्स इन दिस केस। तो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज ये सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज हुआ यानी कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोल सकता है कि कंटेनर का शेप अगर बदल जाए तो फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता, तो मैं ऐसा बोल सकता है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप के साथ फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता। The value of electric flux is independent of the shape of container. तो कंटेनर का शेप सिलिंड्रिकल हो या कंटेनर का शेप क्यूबॉइडल हो, शेप चेंज होने पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, राइट। तो फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन 2 थिंग्स, पहला कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, दूसरा सराउंडिंग का परमिटिविटी कितना है, बराबर। अगर सपोज मान लो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास ऐसा एक कंटेनर है, कंटेनर के बाहर चार्ज है
अब आप बोलो इस केस में, थर्ड केस में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? सोच के, इधर फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड, यहां पे हमारे फ्लक्स का वैल्यू फाई हो जाएगा 0, यहां पे फ्लक्स हो जाएगा 0, इस केस में फ्लक्स 0। क्यों? बिकॉज हम ऐसा बोलेंगे देयर आर नो एनक्लोज्ड चार्जेस, कोई चार्ज हमारा एनक्लोज्ड नहीं है, देयर इज नो एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो बाहर है। जो चार्ज हमारे रीजियन के बाहर होगा उस चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते फ्लक्स सोचते टाइम। While thinking about the flux, हम उस चार्ज को कंसीडर नहीं करते जो चार्ज हमारे रीजियन के बाहर है। रीजियन के बाहर वाले चार्जेस को कंसीडर नहीं किया जाता है, ओनली द चार्ज विच इज इनसाइड द रीजियन इज कंसीडर्ड। रीजियन के अंदर जो चार्ज है उसको ही हम कंसीडर करते हैं फ्लक्स के टाइम पे। चार्ज अगर रीजियन के बाहर है तो दैट चार्ज इज नॉट कंसीडर्ड। बराबर? तो ना स्टूडेंट्स, यहां पे अगर कंसेप्चुअली देखने जाए तो ये चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो लाइंस ऐसे जाएंगे, ये चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है दे विल मूव लाइक दिस। बराबर? तो डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रहे, तो अगर इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रहे इन, तो यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रहे, एंड इधर 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 इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल गया, मतलब यहां पे क्या है? आउट। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पे बाहर 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 है तो यहां पे हमारे फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहां पे हमारे फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहां पे फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने लाइंस यहां से अंदर जाएगा उतने लाइंस यहां से बाहर आएगा, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। जितने लाइंस इस पोर्शन से अंदर जाएगा उतने लाइंस ये पोर्शन से बाहर आएगा, तो नेट फ्लक्स हमारा 0 होगा। So there is no flux in this case, right? Let's see this. Flux is only due to the charge which is inside the surface. तो चार्ज तो अभी बाहर है, तो अगर हमारा चार्ज सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स कितना होगा? 0। लुकिंग एट द फोर्थ केस, अगर मान लो हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल, तो डाइपोल इस सरफेस के अंदर अगर होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? डाइपोल का मतलब क्या है? डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटी। डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटी। तो अगर सपोज मान लो हमारे पास दो चार्जेस है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलैरिटी, हमारे पास दो चार्जेस है सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट पोलैरिटी वाला। सो मान लो यहां पे एक चार्ज है प्लस, यहां पे मान लो एक चार्ज है माइनस, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट पोलैरिटी, दैट्स अ डाइपोल। तो इसके वजह से फ्लक्स कितना होगा? सोचो, फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड, इस रीजियन ने जो टोटल चार्ज एनक्लोज किया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा। सो हमारे फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाएगा 0, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इन दोनों केस में irrespective of the shape of the container, flux का value was same, यानी Q by epsilon naught, charge enclosed upon epsilon naught। इस केस में the value of flux is 0 क्योंकि हमारा charge was outside। इस केस में भी flux is 0 because there is no net charge, total charge का addition 0 हो गया। Flux is nothing but formula flux का, it is nothing but summation of all charge which is enclosed divided by epsilon naught, summation of all charge which is enclosed divided by epsilon naught। ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू था। बराबर? यहां पे कितना होगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स हियर? ये एक स्पेशल केस है जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वन एंड इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड, वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज क्लोज्ड। तो ये वाला एंड हमारा क्या है? ओपन है, दिस एंड इज ओपन। तो what will be the flux in this case? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे हमारा पूरा सरफेस क्लोज्ड नहीं है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ओपन है, ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट इज ओपन। तो अगर ऊपर वाला पार्ट हमारा ओपन है तो हम कहेंगे कि द फ्लक्स विच इज प्रेजेंट राइट नाउ इज कैनॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि यहां पे सरफेस इज नॉट क्लोज्ड, सरफेस हमने क्लोज नहीं किया, ये वाला पार्ट ओपन है ना,
तो सरफेस इज नॉट क्लोज्ड, तो राइट नाउ वी कैन नॉट कैलकुलेट फ्लक्स। तो क्या कर सकते, हम इस फिगर को सोच सकते हैं कि ये हमारा सिलेंडर था जहां पे ये वाला पार्ट क्या था, क्लोज्ड था, एंड अंदर एक चार्ज था क्यू। ये सेम फिगर वापस से ड्रॉ किया। हम स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि इसके ऊपर एक और आइडेंटिकल इमेजिनरी सिलेंडर मौजूद है, एक इमेजिनरी आइडेंटिकल सिलेंडर ऊपर मौजूद है जिसका लिड इज अप। तो एक आइडेंटिकल इमेजिनरी हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिलेंडर इज प्रेजेंट अबव दिस सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सिलेंडर मिलके एक क्लोज्ड सरफेस बनाता है। अकेला ये सिलेंडर क्लोज नहीं है क्योंकि उसका ये पार्ट ओपन है, बट ये सिलेंडर प्लस इसके ऊपर एक इमेजिनरी सिलेंडर, ये दोनों सिलेंडर मिलके, इमेजिनरी एंड रियल, ये दोनों सिलेंडर मिलके एक क्लोज्ड सरफेस बनाता है। एंड क्लोज्ड सरफेस में फ्लक्स विल बी समेशन ऑफ ऑल चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड इज व्हाट, क्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फ्लक्स है। हालांकि डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा फ्लक्स रियल सिलेंडर एंड द इमेजिनरी सिलेंडर मिलके इसके कॉम्बिनेशन का फ्लक्स का वैल्यू इतना है। द रियल सिलेंडर दैट वी हैव एंड उसके ऊपर का जो इमेजिनरी सिलेंडर है, ये दोनों सिलेंडर्स मिलके ओवरऑल फ्लक्स इतना मिल रहा है। सो हम कहेंगे देयरफॉर फ्लक्स थ्रू गिवन सिलेंडर, हमारे गिवन सिलेंडर में से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू गिवन सिलेंडर इज, गिवन सिलेंडर में से मतलब ये वाला जो गिवन सिलेंडर है, इस गिवन सिलेंडर में से फ्लक्स इज क्या हो जाएगा, इसका आधा। सो 5 डैश दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारा ये फ्लक्स रियल प्लस द इमेजिनरी सिलेंडर, ये दोनों मिलके द फ्लक्स वाज दिस मच। तो ओनली गिवन सिलेंडर में से फ्लक्स विल बी, ये टोटल फ्लक्स का आधा। सो वी कैन से दैट इट विल बी इक्वल्स टू 5/2 यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द गिवन सिलेंडर। आया बात समझ में? दिस वाज अ स्पेशल केस कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका एक पार्ट क्लोज्ड है एक पार्ट ओपन है, सो वो सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा, तो हमने सोचा वही सरफेस के ऊपर एक और इमेजिनरी काल्पनिक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर। तो हमारा ये जो इमेजिनरी सिलेंडर होगा वो इमेजिनरी सिलेंडर प्लस द एक्चुअल रियल सिलेंडर, ये टुगेदर विल गिव यू दिस मच फ्लक्स। तो हमारे सिर्फ ये रियल सिलेंडर में से फ्लक्स का वैल्यू इसका आधा, बराबर। अब ना स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजियन is given by E is equals to 5 k cap. K cap मतलब it is along z axis. It is along z axis. तो अगर मैं इस तरह से 3 एक्सिस बना दूं, I will draw 3 axis. हम लोगों को बोल रहे हैं कि find the value of the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालो थ्रू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर में से जिसका साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर है, and that square is in the xy plane. First question. In the first question हमको बोल रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर है that is in the xy plane. तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स this is x, मान लेते हैं this is y, मान लेते हैं this is z. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is 5k cap, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज 5k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड 5k कैप। सो E विल बी इक्वल्स टू 5k कैप, z एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारा जो स्क्वायर प्लेट है दैट स्क्वायर प्लेट इज इन द xy प्लेन, तो ये x है ये y है, तो ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, दिस इज द स्क्वायर प्लेट। तो ये जो हमारा स्क्वायर प्लेट हमने रखा स्टूडेंट्स, इसको हमने xy प्लेन पे रखा, ये हमारा स्क्वायर प्लेट है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर ये प्लेट को हमने XY प्लेन पे, ये फ्लोर पे XY प्लेन पे अगर ये प्लेट को रखा, तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आप याद रखो, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर बाहर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है,
ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एरिया वेक्टर एंड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल. एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल. तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, सो थीटा विल बी हाउ मच, 0 डिग्री, व्हिच मींस दैट cos थीटा विल बी हाउ मच, 1. बराबर. So what will be the value of the flux, students, in this case? The value of flux phi will be equals to E into A into cos of theta. Cos theta कितना हो गया, 1. तो students हम बोलेंगे value of E is 5k cap. So magnitude wise it is 5 into value of A. Area कितना होगा, side square. What will be area? Area is nothing but side square. Area हो जाएगा side square. Area is side square. तो साइड कितना है स्टूडेंट्स, साइड है 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको कंसीडर करना है एसआई में. एसआई में अगर कंसीडर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 इंटू 10⁻² मीटर. 10 इंटू 10⁻² मीटर. तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा एरिया हो जाएगा, ये साइड है, इसका स्क्वायर, ये तो साइड है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴. एरिया, एरिया साइड स्क्वायर, साइड इज दिस मच, उसका स्क्वायर, सो दैट इज 100 इंटू 10⁻⁴. तो कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, राइट. तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज 5 इंटू 5 था ई का वैल्यू इंटू एरिया, वो कितना है 10⁻². cos थीटा कितना है, तो cos थीटा 1 है. So 10⁻² and 5. So that is 5 into 10⁻². This is the value of electric flux. यूनिट याद है आपको, यूनिट क्या था, E मतलब न्यूटन पर कूलम एंड A मतलब मीटर स्क्वायर. This is the value of the electric flux for the first answer. फर्स्ट आंसर, जिसमें हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारा जो प्लेट है दैट्स इन द XY प्लेन, XY प्लेन पे. अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द सेकंड क्वेश्चन. इसमें बोल रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर है दैट इज इन द XZ प्लेन. प्लेन अलग है, XZ प्लेन. तो हमको ये स्क्वायर प्लेट को XZ प्लेन पे रखना पड़ेगा. सो लेट्स पुट द प्लेट इन XZ प्लेन. सो हम लोग स्टूडेंट्स वापस से तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ये तीसरा एक्सिस, क्योंकि अब मेरे को XZ प्लेन पे मेटल के प्लेट को रखना है. तो ये प्लेट हमने XZ प्लेन पे रखा एंड ये हो गया Y. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, E5k कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी Z एक्सिस के डायरेक्शन में, बराबर, Z एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने बोला कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर. तो ये सरफेस है तो उससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा. तो डू यू अंडरस्टैंड कि आपका एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में. वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. सो हम बोल सकते हैं कि नाउ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी एरिया वेक्टर. तो हम बोलेंगे देयरफॉर जो थीटा होगा दैट थीटा विल बी 90 डिग्री. तो हम बोलेंगे देयरफॉर जो हमारा फ्लक्स होगा दैट विल बी ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90. थीटा 90 है ना, तो कॉस 90. नाउ कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है. तो इस सेकंड केस में हमारा आंसर XZ प्लेन पे अगर हमारा प्लेट है फ्लक्स इज 0, फ्लक्स विल बी 0 अगर XZ प्लेन पे प्लेट है तो, बिकॉज एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, बराबर. नाउ स्टूडेंट्स विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर प्लेट है दैट मेक्स 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था. मतलब इस बार हमारे प्लेट का जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड से 45 डिग्री बना रहे हैं. तो हम बोलेंगे जो हमारा फ्लक्स है दैट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 45 बिकॉज थीटा इज 45. कॉस 45 कितना है, 1/√2. So E into A into 1/√2. Cos 45 1/√2. So that will be equals to E कितना है 5. E कितना है 5. What is A? तो A स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एरिया. एरिया ये साइड है, एरिया हमने एक बार निकाला था, साइड का स्क्वायर. एरिया कितना होगा 10⁻² मीटर स्क्वायर. एरिया इज 10⁻² मीटर स्क्वायर. So it is E into
ए कितना हो गया, ए हो गया 10⁻² इंटू cos 45 1/√2 1/√2 का वैल्यू स्टूडेंट्स 0.7071 होता है 1/√2 0.7071 दैट इज 1/√2 multiplied by 5 multiplied by 10⁻². So we multiply that by 5 तो हमको मिलता है 5 1 जा 5 5 7 जा 35 5 7 जा 35 बराबर multiplied by 10⁻² and इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, so it is Newton per coulomb into meter square, right? So this was the 3 answers. तो इन दिस लेक्चर ना स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो किसी गिवन एरिया में से पास होगा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट करना समझा यूजिंग गॉस लॉ, राइट? एंड वी हैव सीन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट. सो नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स जब आप लोग आओगे ये पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग. पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.